सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आगे करते हैं काम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स जो है कंप्लीट कर लिया है एंड अब आगे मूव करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाले वो रिएक्शन है जो कि हमने 11th के हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में डिस्कस किए होते हैं। तो जैसे हमारे पास अगर हम बेंजीन में क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो अटैकिंग रीजेंट होता है वो Cl पॉजिटिव होता है। दिस इज द अटैकिंग रीजेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द अटैकिंग रीजेंट इन दिस रिएक्शन। इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ब्रोमीन डालेंगे इसमें FeBr3 की प्रेजेंस में, तो इसमें भी जो अटैकिंग रेजेंट ऑफ Br पॉजिटिव आयन आएगा वो जाके बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एंड वी गॉट ब्रोमोबेंजीन, HBr होगा। अच्छा, जो आयोडीन के साथ है वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। आयोडीन के साथ जो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम ये करते हैं, इट इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3। इनकी प्रेजेंस में किया जाता है। तो समटाइम्स ये पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे जो रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारे पास, रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HNO3 और HiO3। इस रिएक्शन में इनका क्या रोल है, हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो इनफैक्ट ये जो रिएक्शन है, अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये जो रिएक्शन है आयोडीन के साथ, इट इज रिवर्सिबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Hi। तो इस Hi को हमने यहां से हटाना है ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो सके। सो अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे HiO3, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो Hi है वो I2 में हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड इन दिस वे रिवर्सिबल रिएक्शन इज अवॉइडेड। तो व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? टू अवॉइड रिवर्सिबल रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Hi। So Hi is converted into I2 by using oxidizing agent. Now direct fluorination is not possible। मतलब जो फ्लोरिनेशन है वो, क्योंकि रिएक्शन हाईली रिएक्टिव फ्लोरीन हमारे पास जो फ्लोरीन के साथ होता है वो हाईली विग्रस होता है रिएक्शन, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं बेंजीन की। अब अगला आता है जी हमारे पास, अगर हम ये ले लेते हैं, टॉलिन ले लेते हैं, दिस इज टॉलिन एंड इसकी हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो अगेन हमारे पास यहां पे Cl पॉजिटिव आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाके अटैक करेगा। बट इस टाइम आपको याद रखनी एक बात, और वो क्या है कि जो CH3 होता है ना, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। आप GOC की वीडियोस देख सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू CH3 ग्रुप। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरोटॉलिन एंड ऑर्थोक्लोरोटॉलिन प्लस HCl। सो दिस इज पैरा क्लोरोटॉलिन एंड अगेन दिस इज ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। तो एक पॉइंट तो हमने ये यहां, दूसरी बात आपने याद रखनी है क्योंकि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट पे लार्ज डिफरेंस है। सो एज देयर इज लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर,
तो देयरफॉर दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। तो जब लार्ज डिफरेंस होता है तो हम उसको डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है। जैसे मैंने आपको ये ऊपर बताया कि यहाँ पे Cl पॉजिटिव जो है फ्री क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है जो कि अटैक करता है। सो दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम बात कर ही रहे हैं कि हेडिंग ही हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। पर यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि अगर हम टॉलिन लेते हैं और अगेन क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी अल्ट्रावायलेट या हीट, यानी एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, हमारे पास FeCl3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन तो होगी, बट सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगी, जो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है उस पे जाके सब्स्टिट्यूशन होगी, एंड दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस बात का भी आपने रखना है ध्यान कि FeCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पे होगी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिंग सब्स्टिट्यूशन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ FeCl3 सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस ऑन साइड चेन एंड दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो ये पहला मेथड हो गया जी हमारे पास, जो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स के लिए था एंड विच इज फ्रॉम बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जिसका सेकंड मेथड हम करने वाले हैं B, दैट इज फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट, तो पहले तो बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यानी जो डायजोनियम सॉल्ट जो हमारे को चाहिए हेलो एरिन्स बनाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और इसको बनाने के लिए एक मेथड है, एक रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी टेक NH2। आपको याद होगा अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनिलिन। ठीक है जी, एनिलिन में हमने डाल दिया नाइट्रस एसिड एंड HCl। जो नाइट्रस एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है, इट इज प्रिपेयर्ड इन सिटू ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो NaNO2 और HCl से 0 to 2 डिग्री सेल्सियस एंड वी गेट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड plus 2H2O. So this is benzene diazonium chloride, and sometime it is also written as, ऐसा भी लिखा जाता है इसको N2 positive Cl negative, एक ही मतलब है सारा ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर किया, किसकी हेल्प से, एनिलिन की हेल्प से, और उसको बनाने के लिए जो रिएक्शन था दैट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इस मेथड से हम आगे बनाएंगे। एंड सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक नेम रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड बाल्स-कीमैन, इसको शीमैन भी पढ़ते हैं, बाल्स कीमैन या शीमैन रिएक्शन। क्या किया जाएगा, जो भी हमने ऊपर बनाया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वहां से हम लेंगे, वो हमने स्टार्टिंग मटेरियल है या कह लो कि एनिलिन है, एनिलिन से हमने ये बनाया, इसको हम ट्रीट करते हैं HbF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये H और ये Cl निकल गया बाहर, और ये बन गया हमारे पास एक कंपाउंड N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव।
और जब इसको फर्दर हीट किया जाता है तो क्या हो जाएगा कि एक F वहां से निकल के यहां पे आएगा बेंजीन पे, और N2 प्लस BF3 हमारे पास गया जी निकल बाहर। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन एंड इट इज बाल्स-कीमन रिएक्शन। दूसरा कर लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं अगेन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। तो हमने फिर से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया और उसको Ki के साथ वार्म किया, एंड हमारे पास क्या हुआ जी, आयोडोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2। तो ये हमारे पास आ गया। देन थर्ड मूव करते हैं, और अगला जो अगला मैथ उसके लिए, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। थर्ड प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो इनको बनाने के लिए हमारे पास दो नेम रिएक्शन है, मतलब इसका सब पार्ट है आगे। सो फर्स्ट इज बाय-सेंडमेयर रिएक्शन। तो बाय-सेंडमेयर रिएक्शन, तो सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसको हीट करते हैं हम CuCl प्लस HCl एंड CuBr प्लस HBr, और इसको कई बार ऐसा लिखा होता है इट इज Q प्लस क्लोराइड Cu2Cl2। बात एक ही, दिस इज ऑल्सो रिटन एज Cu2Br2। इनके साथ हीट करते हैं तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गई है, एंड यहां पे ब्रोमोबेंजीन बन गई हमारे पास, प्लस N2 प्लस CuCl आ गई यहां पे। तो ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन गई बाय सेंडमेयर रिएक्शन। और सेंडमेयर रिएक्शन की एक मॉडिफिकेशन है जिसको बोलते हैं हम गेटरमैन रिएक्शन। तो यहां पे सॉल्ट लिया गया है कॉपर का और HCl, या सॉल्ट लिया गया है ब्रोमीन का क्यूप्रस ब्रोमाइड, पर सेंडमेयर में क्या करते हैं हम कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल ही लेते हैं। सो इसका सेकंड सब पार्ट दैट इज बाय गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में स्लाइटली मॉडिफिकेशन है इसी की। तो क्या किया हमने, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया और कॉपर और HCl के साथ हीट किया तो क्लोरोबेंजीन, और यहां पे कॉपर और HBr के साथ हीट किया तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, और साथ में N2 और CuCl साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो ये मेन मेथड हो गया हमारे पास प्रिपरेशन जो है वो क्या कहते हैं इसको, हेलोएरिन्स की। अब एनसीईआरटी में किस हिसाब से अगर हम देखें तो सिलेबस में यही दिया हुआ है, बट हम एक दो मेथड और भी कर लेते हैं एडिशनल, मे बी सम टाइम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरत पड़े। जो तीसरा मेथड है, सी मेथड है, दैट इज बाय बोरोडिन-हंसडिकर रिएक्शन। सो सी मेथड आ गया बाय बोरोडिन हंसडिकर रिएक्शन। उससे भी हम बना सकते हैं, इससे हम स्पेसिफिकली ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे। तो क्या करते हैं हम इसमें हम सिल्वर बेंजोएट लेते हैं और उसको
Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये ब्रोमोबेंजीन हमारे पास एक आ गया जी। और एक और मेथड है हमारे पास, दैट इज कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं रेशिक प्रोसेस। तो इसमें क्लोरोबेंजीन को HCl और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो इससे हमारे पास बन गई क्लोरोबेंजीन। तो ये हमने जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए डिस्कस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली। और क्वेश्चन है कि आपने आइडेंटिफाई करना है ABC। आइडेंटिफाई A, B एंड C। नंबर 1, CH3 plus Cl2 in the presence of H nu give rise A, और NaOH aqueous डाल दिया एंड we get B। दूसरा NH2 NaNO2 plus HCl 0 to 2 डिग्री सेल्सियस गिव राइज A को हमने ट्रीट किया HbF4 के साथ गिव राइज B, और देन हीट किया तो C आ गया। तीसरा क्वेश्चन NH2 NaNO2 गिव राइज प्लस HCl गिव राइज A, और इसको CuCl और HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो B आ गया। एंड द फोर्थ CH3 plus Cl2 in the presence of FeCl3 give rise A plus B। और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे C डालना है बेंजीन के अंदर और FeCl3 ये भी कर लिया इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि क्या होगा इसमें। देखिए पहला रिएक्शन क्या है, क्लोरीन अगर हम डालेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और हम मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं ऊपर, तो हमारे पास जो A आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज C6H5CH2Cl2 दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड हमारे पास क्या आ गया, बेंजाइल हैलाइड, और इसमें हम ये रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये प्रेफर करेगा SN1 रिएक्शन, यानी यहाँ पे जो ये OH नेगेटिव है वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, हमारे पास बन गया B, क्या बना, बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे आते क्या हुआ, डाइजोटाइजेशन हो रही है, डाइजोटाइजेशन होने पर क्या बन गया जी, A बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हमने HbF4 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास कुछ ऐसा बनता था, आपको याद होगा, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। फिर जब इसको हीट किया तो इसमें से HbF4 निकल गया, तो C क्या बना हमारे पास, C बन गया फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 एंड प्लस N2, बाल्सकीमैन रिएक्शन। तो इसमें डाइजोटाइजेशन और बाल्सकीमैन। अब यहां पे आते हैं, फिर से अगेन डाइजोटाइजेशन हुई, क्या बना जी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कॉपर क्लोराइड और HCl प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन, सेंड-मेयर रिएक्शन। सेंड-मेयर रिएक्शन में क्या होता है, N2Cl हट जाता है और ऊपर क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। तो यहां पे क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन बन गई।
अब यहां पे बोल रहा है कि बेंजीन में कुछ डालो कि क्लोरोबेंजीन बन जाए FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ऑफ कोर्स यहां पे C क्या होना चाहिए, Cl2, तो ये भी हो सकता है। एंड देन अगेन यहां पे ये कौन सी रिएक्शन आ गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो A और B क्या बन गए, पैराक्लोरोटोलिन एंड ऑर्थोक्लोरोटोलिन। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि why we can separate them easily, because there is a large difference in their boiling points. So ये हो गया जी हमारे पास method of preparation. Now let us move to the physical properties of haloarenes. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे देखते हैं अगर हेलोएरेन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। तो इसकी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, और बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे हम तो आयोडोबेंजीन का सबसे ज्यादा होगा, देन ब्रोमो वाले का, एंड देन क्लोरो, एंड देन फ्लोरो। रीजन क्या है, जो साइज होता है ना आपको पता ही है, वो आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, देन Br, देन Cl, देन F, और उससे क्या होगा, वैंडरवाल फोर्स, अगेन जिसका जितना ज्यादा साइज उसके ज्यादा उतनी वैंडरवाल फोर्स, और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया उसका। तो बॉइलिंग पॉइंट मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि या तो हमारे पास वैंडरवाल फोर्स होती है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहां पे ऑपरेट होगी वैंडरवाल फोर्स। दूसरा ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो पैरा आइसोमर का काफी ज्यादा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का काफी ज्यादा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड जो है वो दूसरा आइसोमर है हमारे पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का। तो बुक से अगर हम देखें डाटा, जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट 323 केल्विन है, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरे नंबर फिर ये आता है 256, और इसका 249 केल्विन। तो आप देख भी सकते हो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट तो दोनों का क्लोज है, और पर जो ये हमारे पास पैरा आइसोमर है इसके मेल्टिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो रीजन क्या है इसका, रीजन है अगर आप देखें इट इज मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और जो चीज सिमेट्रिकल होती है उसकी सॉलिड स्टेट के अंदर पैकिंग क्लोज होती है। मेल्ट हम कब करते हैं, जब सॉलिड से लिक्विड में लेके जाना होता है, तो सॉलिड स्टेट में हमारे को पहले देखनी पड़ेगी ना उसकी बॉन्डिंग किस तरह से है। तो पैरा जो आइसोमर्स है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इट्स स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिकल एंड सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सो इट्स मॉलिक्यूल फिट और पैक more closely in their crystal lattice as compared to ortho and meta isomer. So due to close packing more energy is required to break that lattice, मतलब उस solid structure को break करने के लिए ज्यादा heat लगेगी because of close packing। ठीक है, तो अगर one word में है तो क्या होगा इसका, more symmetry या symmetrical structure। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें हम थर्ड, और इसके ऊपर अभी 2023 जो है जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था, एंड दैट इज अबाउट द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो किसका किस ऑर्डर में है, कैसे है, तो अगर हम यहां पे देखें, ये यहां पे क्लोरीन, दिस इज मेटा ऑर्थो आइसोमर, फिर हम ले लेते हैं मेटा एंड देन पैरा। अब आपको एक बात रखनी है याद, जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, सो म्यू होता है Q इंटू टी। पहली बात तो ये होता है,
यानी चार्ज फैक्टर इनटू डिस्टेंस फैक्टर। और दूसरा क्या होता है, जो नेट आता है, म्यू नेट आता है, अगर एक से ज्यादा बॉन्ड है, जैसे ऑफकोर्स इसमें 2 कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड है, तो म्यू नेट आता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा अंडर द रूट। इस तरह से होता है जो रिजल्टेंट या नेट डायपोल मोमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका बॉन्ड डायपोल इधर को होगा, इसका बॉन्ड डायपोल मोमेंट इधर को हो गया। बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं इसको, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। यहाँ पे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इन दोनों की। यहाँ पे क्या हो गया, तो बिल्कुल ही एक का ऊपर है इधर को, एक का इधर को है। अगर इनका एंगल देखें, एंगल कितना आ गया 180, cos 180 हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कुल मिलाकर 0 आएगा। तो दैट मीन्स कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका डायपोल मोमेंट हमारे पास बिल्कुल 0 आ गया। अब यहां पे देखें अगर हम, तो इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो यहां बनेगा। अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करके देखें, ये और ये कुछ इस तरह से बनेगा। यानी इनका जो रिजल्टेंट आया हमारे पास, दूसरा कलर का पेन लेते हैं, इस बॉन्ड का रिजल्टेंट इधर को है। एंगल यहां पे काफी छोटा है इन दोनों के बीच में। अब यहां पे अगर हम देखें तो इनका हमारे पास जो मेटा वाले की बात करेंगे वो यहां जैसे को होगा, कहीं पे ये ऐसे, और ये इधर को आ गया हमारे पास यहां पे। तो एंगल इनके बीच में ज्यादा हो गया, रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो यहां गया। तो ये अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो ये 120 के आसपास की बात बन रही है इसमें हमारे पास लगभग। तो दैट मीन्स कि जो इसका डायपोल मोमेंट आया दैट इज 2.54 dy। और यहां पे हमारे पास 1 पॉइंट, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहां पे कम हो गया, विच इज अबाउट 120 डिग्री का बन जाएगा यहां पे। और ये आ गया जी दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू है 1.72 dy। यानी यहां पे इस तरह से दिखा देते हैं ना, ये ऐसे हो गया, हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया बॉन्ड, उसको ये हो गया। तो एंगल हमारे पास ये आया जी यहां पे। अब ठीक है, ये नाउ इट इज मोर अप्रोप्रिएट, ये एंगल हो गया यहाँ। अच्छा, यहां पे अगर हम देखेंगे, इधर को एक्सटेंड कर लिया हमने इसको, और इसको इधर को एक्सटेंड कर लिया। तो जो रिजल्टेंट आया ना, ये जो एंगल है ये यहां पे इस तरह से, तो ये एंगल कितना है, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री का है, यहाँ पे 60 डिग्री के आसपास का है। तो यहाँ पे 120 डिग्री का ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है उससे हमारे पास ये कम हो जाएगा इसका। तो ये होगा डायपोल मोमेंट के रिगार्डिंग। नाउ सॉल्युबिलिटी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ये जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर यही है, सॉल्युबल होते हैं, एक बल्की ग्रुप है तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है। बेशक बॉन्ड पोलर है कार्बन और हेलोजन के बीच में, बट स्टिल they are insoluble in polar solvent like water and soluble in non-polar solvent। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली डिस्कस। अब हम क्या कर लेते हैं, एनसीईआरटी से जो है एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10.18। मैं वैसे ही ओरली इसको पढ़ूंगा। 10.18 एक्सरसाइज एंड इट इज ऑन द पेज 320। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन स्टेट्स दैट पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो पैरा वाला है उसका जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और उसकी वजह से पैकिंग क्लोज हो जाती है एंड दैट इज व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई।
तो हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का। नाउ द क्वेश्चन है जी 10.12 का पेज 320, 10.12 का पार्ट फर्स्ट पार्ट है जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो हमारे को एक बात तो याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि म्यू जो होता है क्यू इंटू डी, यानी डिस्टेंस और चार्ज फैक्टर दोनों के ऊपर डायपोल मोमेंट करता है डिपेंड। तो यहां पे देख लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन की बात। दिस इज क्लोरोबेंजीन और दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। आपको पता है कि यहां पे जो हमारे पास बॉन्ड होती है वो पोलर बॉन्ड होती है। ये वाली बॉन्ड पोलर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये तो यहाँ पे बॉन्ड हम ऐसे शो करते हैं यहाँ। नाउ अब क्या सिनेरियो है, यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। और हम पहले ही जानते हैं कि इसके अंदर 33% s कैरेक्टर होता है और यहाँ पे 25% s का कैरेक्टर है। अब ऐसे दोनों कारणों से क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने क्या कर दिया कि इन जो CX या जो कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थे उसने अपनी ओर ज्यादा खींच दिए। मतलब कार्बन और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की साइड को कम होंगे और कार्बन की तरफ को ज्यादा, क्योंकि कार्बन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस पेयर को थोड़ा सा अपनी ओर खींच रहा है। दैट मीन्स कि जो CCl बॉन्ड है ना यहाँ पे वो लेस पोलर हो जाएगी किसके अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर, एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड। यहाँ पे मोर पोलर है, क्योंकि यहां तो कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज फैक्टर की अगर हम बात करें, यानी बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें, तो क्लोरोबेंजीन में बॉन्ड हो गए कम पोलर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर की तरफ ज्यादा कोई है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ को भी है। तो चार्ज फैक्टर इसमें हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगी तो डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, या ये कह लो कि यहाँ पे बॉन्ड कम पोलर होगी। तो एक रीजन तो हो गया जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड रीजन है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड है दैट एक्वायर सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी इसके अंदर जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया हमारे पास, ये डीलोकलाइज्ड होता रहेगा पूरा। अब हमारे को एक बात पता है कि जो सी यानी जो डबल बॉन्ड होती है वो शॉर्टर होती है देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहां पे साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड है वो हमेशा सिंगल ही रहेगी, दैट मीन्स की बॉन्ड लेंथ लंबी है, ठीक है। जबकि यहां पे कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड हमने देख लिया, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दे एक्वायर सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड ड्यू टू विच द बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो डिस्टेंस फैक्टर भी इसमें कम हो गया। तो रिजल्टेंट ये हुआ कि जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा क्लोरोबेंजीन का वो कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड भी कम पोलर है और बॉन्ड लेंथ भी छोटी है। तो टोटल या ओवरऑल इफेक्ट हो गया कि डायपोल मोमेंट ऑफ chlorobenzene is less as compared to cyclohexyl chloride. So that's all for this class. See you in next video class. Thank you.